हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो लर्नर्स। कल के लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंटिन्यू करते हुए ये आज मेरा चौथा लेक्चर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे हम। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ये भी पढ़ेंगे। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ये सारी टेक्निक्स भी पढ़ेंगे हम। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखेंगे हम। इसमें एंडोस्पर्म का बनना, एंडोस्पर्म क्या होता है, एम्ब्रियो, ये भी पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन कैसा क्या होता है। सबसे पहली बात तो पॉलिनेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द स्टिग्मा फ्रॉम मेल गैमीट टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस ट्रांसफर मेल गैमेट के ट्रांसफर को फीमेल स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो भी कराते हैं एजेंट्स, उनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक पॉलिनेशन, एक होता है एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर आपका विंड हो गया या वाटर हो गया। इसमें भी हमने पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो बायोटिक पॉलिनेशन की हेल्प लेते हैं, क्योंकि बायोटिक पॉलिनेशन जो है वो सर्टेन है, वो एबायोटिक पॉलिनेशन जबकि अनसर्टेन है। मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं भी हो सकती है, कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल सकती है। तो ये सारी चीजें अनसर्टेन है, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बायोटिक पॉलिनेशन की हेल्प लेते हैं, पॉलिनेटर्स की हेल्प लेते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। बायोटिक में एनिमल्स आते हैं, रोडेंट्स हो गए, आपके ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स हो गए, या बैट्स हो गए, लिजर्ड्स भी, कुछ लिजर्ड्स भी बायोटिक पॉलिनेशन कराती हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग भी बायोटिक पॉलिनेशन कराता है। और सबसे प्रोमिनेंट जो है वो इंसेक्ट्स बायोटिक पॉलिनेशन कराते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बायोटिक पॉलिनेशन कराने वाले। एबायोटिक में तो मैंने बताया था आपको वाटर और विंड के थ्रू होता है। वाटर जो होता है वो बहुत ही कम जेनरा में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अबाउट 30 स्पीशीज ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स ही ऐसी हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसमें से भी मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है। इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर से और पहुंच जाते हैं स्टिग्मा तक फीमेल फ्लावर के। स्टिग्मा जैसे कि वेलिस्नेरिया में क्या होती है, वो स्टॉक से अटैच होती है, और ये स्टॉक जो होती है वो बहुत लंबी होती है, जो पानी के ऊपर आ जाती है और वहां से मेल गैमेट को कलेक्ट कर लेती है। और हमने देखा था हाइड्रिला में जो मेल गैमेट होता है वो रिबन शेप का होता है और वो पैसिवली फ्लो करता है वाटर के साथ, और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट में क्या होता है कि उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस के काफी ऊपर ग्रो करते हैं, तो उसमें पॉलिनेशन नहीं होता वाटर के द्वारा। उसमें जैसे कि लैंड प्लांट्स में होता है, या तो बायोटिक पॉलिनेशन हो गया या फिर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली। इन दोनों में पॉलिनेशन जो है वो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ज़ोस्टेरा जो है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है वो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, इसलिए उसमें वाटर के फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ज़ोस्टेरा जो है वो मैराइन प्लांट है जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और हमने पढ़ा था विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन जो है उसमें बहुत सारी अडेप्टेशन है प्लांट में जो कि होने चाहिए, तभी विंड पॉलिनेशन होगा। या तो वो अडेप्टेशन किसमें होगा, पॉलन में होगा, या तो वो अडेप्टेशन स्टिग्मा में होगा जो कि फ्लावर के स्टिग्मा है, या फिर दोनों में ही हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो विंड पॉलिनेशन वाले वो लाइट होते हैं और वो नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि इधर उधर जाके ना चिपके, वो डायरेक्टली स्टिग्मा पे चिपक जाए। और स्टिग्मा जो होती है वो लॉन्ग होती है, उनके इंफ्लोरेसेंस में अरेंज हो, अगर फ्लावर्स काफी बड़े होते हैं या अगर छोटे भी होंगे तो इंफ्लोरेसेंस में अरेंज होंगे, और वो इजिली पॉलन को कैच कर लेते हैं। वो हवा में इस तरह से लहराते रहते हैं। जैसे कि जो हमने देखा था टैसल्स जो होते हैं फॉर्म में, जो कि स्टिग्मा और स्टाइल है, वो लंबे लंबे टैसल्स प्रेजेंट होते हैं, भुट्टे में जो बाल होते हैं वो होते हैं स्टिग्मा और स्टाइल। ये इनमें विंड पॉलिनेशन होता है। तो ये हमने पढ़ा था विंड पॉलिनेशन के बारे में। बायोटिक में बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बायोटिक पॉलिनेशन कराते हैं, उनके बदले में फ्लावर क्या करता है, उनको फ्लोरल रिवार्ड्स देता है, जैसे कि नेक्टर हो गया, नेक्टर देता है या फिर पॉलन देता है खाने के लिए। कभी कभी वो जगह भी देता है अपने जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो अपने ओवरी के लोक्यूल में उसको प्लेस देते हैं
इंसेक्ट को एग ले करने के लिए, तो वहां पे उनके एग्स पूरी तरह से सेफ होते हैं, लेकिन जब वो उस एग से बच्चे निकलते हैं तो वो अपने साथ पॉलन को इकट्ठा करके वो दूसरे प्लांट तक पहुंचा देते हैं, तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मॉथ और यक्का प्लांट का, कि वो दोनों को इवॉल्व हुए हैं पॉलिनेटर की तरह। बीज में मोस्ट ऑफ द जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है वो बीज के थ्रू होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सोर्सेज ऑफ फ्लावर्स क्या हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। तो हम करता है कि कैसे पॉलिनेशन होगा। पहला फ्लावर जो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो कैसे फ्लावर में होता है, जो या तो क्लोज्ड फ्लावर होंगे जैसे कि क्लिस्टोगैमस, उसमें तो 100% ऑटोगैमी होगा। जो दूसरे होते हैं वो होता है कैलमोगैमस। ये फ्लावर्स नॉर्मल फ्लावर्स की तरह खिले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन इनमें मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इनमें ऑटोगैमी के चांसेस होते हैं। जिग्नोगैमी में सेम प्लांट होंगे लेकिन फ्लावर्स अलग अलग होंगे, एक मेल फ्लावर होगा एक फीमेल फ्लावर होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ में नहीं होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था जीनोगैमी। जीनोगैमी के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, प्लांट ही पूरा अलग है। इस कंडीशन को हम डायसी कहते हैं। और जो हमने जिग्नोगैमी में जो कंडीशन पढ़ी थी कि फ्लावर्स अलग अलग होते हैं लेकिन प्लांट सेम होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस कंडीशन कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ऑटोगैमस फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जहाँ एक ही फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो क्रॉस पॉलिनेशन किसमें हो सकता है, ऑटोगैमस फ्लावर में, क्रॉस क्लिस्टोगैमस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो बंद है और उसमें पास है, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो वो उसी से ट्रांसफर होके पॉलिनेशन करा लेगा। लेकिन कैस्मोगैमस में थोड़े बहुत चांसेस हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए, दूसरे प्लांट का पॉलन आके उसके स्टिग्मा पे गिर जाए या उसका पॉलन दूसरे प्लांट पे जाके गिर जाए। जिग्नोगैमी जो होता है वो क्या होता है, वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि जीन्स तो सेम है, एक ही प्लांट के अंदर जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है उन दोनों के ही जीन सेम है, इसलिए जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन ही है। उसके बाद जीनोगैमी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस है या ऐसा मैकेनिज्म है जो प्लांट यूज करता है, किस लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने 4 तरह के देखे थे। पहला ये कि एक ही प्लांट में, मान लो एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। जब पहले आंसर मैच्योर हो सकता है तब स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव नहीं होगी और इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गई और एंथर बाद में मैच्योर हुआ, इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बहुत सारे प्लांट्स में ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पॉलिनेशन को रोका जाता है। इसमें सेम प्लांट के पॉलन सेम प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सेम प्लांट के एग को नहीं पॉलिनेट कर पाएंगे। तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन रोकने का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पोजीशन होती है एंथर और स्टिग्मा की, वो वैरी करती है, कहीं पे एंथर ऊपर होगा स्टिग्मा नीचे होगी, या स्टिग्मा ऊपर हुआ एंथर नीचे होगा, तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन को काफी हद तक रोका जा सकता है। जो फोर्थ मैकेनिज्म हमने पढ़ा था वो तो अलग अलग प्लांट ही हो, डायोसियस कंडीशन या मोनोशियस हो, अलग अलग फ्लावर हो एक ही प्लांट में, या फिर पूरे अलग अलग प्लांट भी हो, जैसे कि पपाया में हमने देखा था, तो वहां पे 2 अलग अलग प्लांट थे, इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका गया है। और मोनिशियस कंडीशन किसमें होती है, कैस्टर में हम मोनिशियस कंडीशन देख सकते हैं। तो ये पूरा रिवीजन था प्रीवियस क्लास का। अब आगे हम बढ़ते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन से सही टाइप का पॉलन ही जो स्टिग्मा है उस तक पहुंचे। राइट टाइप ऑफ पॉलन, कंपैटिबल पॉलन ऑफ सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलन आके स्टिग्मा पे गिर गया, मान लो मैंगो का फ्लावर है और पपाया का फ्लावर का पॉलन आके मैंगो के स्टिग्मा पे गिर गया, तो उस केस में क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ अलग ही प्लांट बन जाएगा, कुछ अलग ही, हमें न मैंगो रहेगा वो न पपाया रहेगा। इस केस में ये प्लांट जो है होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ऐसा होना कि दूसरी स्पीशीज के पॉलन जो है वो किसी दूसरी स्पीशीज के एग के साथ
नहीं फर्टिलाइज कर उसको नहीं फर्टिलाइज करा पाएंगे। pollen of wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also lands on the stigma। तो कभी कभी क्या होता है, pollen जो है वो गलत प्लांट से या तो दूसरी स्पीशीज से, जैसे मैंने मैंगो और पपाया का एग्जांपल दिया, या फिर ऐसा होता है कि मान लो कोई प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल है, वो सेल्फ पॉलिनेशन कराना ही नहीं चाहता। जैसे मैंने बताया था आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होती है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो इस केस में क्या होता है, उसी प्लांट का जो पॉलन है वो उसी प्लांट के स्टिग्मा को नहीं लैंड तो करेगा लेकिन फर्टिलाइज नहीं करा पाएगा। तो अब ये भी रॉन्ग पॉलन है, क्योंकि प्लांट चाहता ही नहीं है कि वो अपने ही पॉलन से फर्टिलाइज होना, अपने ही एग को अपने ही पॉलन से फर्टिलाइज कराना। तो ये भी रॉन्ग टाइप का पॉलन है। तो इस केस में प्लांट्स क्या करते हैं, पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके, पॉलन को पहचान सके कि ये राइट टाइप का है मतलब कंपैटिबल है, या रॉन्ग टाइप का है मतलब इनकम्पैटिबल है। तो पिस्टल के पास ये क्षमता होती है कि वो पहचानेगी कि जो पॉलन आया है वो राइट टाइप का है, कंपैटिबल है, या रॉन्ग टाइप का है, इनकम्पैटिबल है। If it is right type, the pistil accepts the pollen and promotes post fertilization events। अगर वो सही टाइप का पॉलन होगा तभी वो पिस्टल उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको शुरू करेगी। तो इसी इंट्रैक्शन को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। मतलब पॉलन जब आएगा तो पिस्टल पहले उसको चेक करेगी कि ये सही टाइप का पॉलन है या नहीं है। अगर सही टाइप का पॉलन है तभी फर्टिलाइजेशन होगा और तभी उसके बाद के इवेंट्स होंगे। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उसके बाद के इवेंट्स भी नहीं होंगे। कैसे पता चलेगा कि वो पॉलन राइट है या रॉन्ग है? तो अगर वो डिफरेंट स्पीशीज से आ रहा है पॉलन, तब तो वो पक्का ही रॉन्ग है। और अगर कहीं प्लांट जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, वो अपने ही पॉलन से नहीं फर्टिलाइज कराना चाहता, सेम प्लांट के दूसरे प्लांट के करा लेगा। स्पीशीज नहीं बदल रही है, बस प्लांट बदल रहा है। प्लांट अगर दूसरा होगा तो करा लेगा, पर अगर सेम प्लांट है तो नहीं कराएगा। तो ये भी उसके लिए रॉन्ग टाइप का पॉलन हो जाएगा। If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो उस केस में पिस्टिल क्या करेगा? पिस्टिल पहली बात तो उस पॉलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। स्टिग्मा के अंदर आके वो पॉलन बैठ गया, फिर उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। मतलब उसमें जो जनरेटिव सेल है वो टूट के दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। इन केस अगर वो दोनों मेल गैमेट बना भी लेती है तो उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद मेल गैमेट बनने के बाद पॉलन जब ग्रो करता है तो एक पॉलन ट्यूब ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। ये पॉलन है और इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये किसके अंदर बनाएगा? यहाँ पे पॉलन बैठा हुआ है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन है, यहाँ पर पॉलन बैठा हुआ, और ये क्या है? ये स्टाइल है, और ये स्टाइल है और लास्ट में जाके ओवरी होगी। तो ये इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। अगर ये रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा तो स्टिग्मा इसको पॉलन ट्यूब बनाने नहीं देगी अपने स्टाइल के अंदर। Acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। तो ये accept और reject कैसे होता है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूसली कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जिससे जो पिस्टिल होता है वो पहचान लेता है पॉलन को कि पॉलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। तो कंटिन्यूसली ये इंटरेक्शन चलता रहेगा जब तक वो पिस्टिल पहचान नहीं लेता कि ये राइट है या रॉन्ग है। जैसे ही उसको पता चला ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है, वो तुरंत उसकी ग्रोथ को रोक देगा। This dialogue is mediated by chemical, तो कुछ chemical components होते हैं, उनके थ्रू ये प्रोसेस होती है। Pollen interacting with those of the pistil। In only recent years that biologists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। तो ये बहुत ही न्यू प्रोसेस है। इससे पहले बायोलॉजिस्ट को ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, वो पिस्टिल किसी और स्पीशीज का पॉलन आके क्यों नहीं ग्रो कर पाता है किसी और दूसरे स्पीशीज के पिस्टिल पे। अभी ये रिसेंटली ये बायोलॉजिस्ट को पता चला है कि ऐसा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होता है। As mentioned earlier, following compatible pollen, the pollen germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। The contents of the pollen grain move into pollen tube। अगर उस स्टिग्मा को पता चल गया कि हाँ ये राइट टाइप का पॉलन है,
तब मैंने बताया था ना आपको कि पॉलन जो होगा वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा, और इसी पॉलन ट्यूब से होके जो दो मेल गैमेट होंगे वो एंटर करेंगे ओवरी के अंदर। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। फिर वो स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब जो होता है, यहाँ पर आकर पॉलन बैठा, अब ये पॉलन ट्यूब जो बना लिया। अब इस पॉलन ट्यूब से होते हुए जो दोनों मेल गैमेट हैं वो पहले स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में आएंगे। ये स्टाइल रहा, ये है ओवरी का स्टाइल, और यहाँ पे फिर आके ओवरी में ये लैंड कर जाएंगे। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन आर शेड। तो अब जैसा मैंने बताया था आपको कि 60% प्लांट्स में जो पॉलन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज पे ही शेड होता है। 60% प्लांट में पॉलन ग्रेन शेड होते हैं 2 सेल्ड स्टेज पे। अब वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल, 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बड़ी सी वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। ये छोटी सी जनरेटिव सेल आगे जाके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। In such plant, the generative cell divides and form the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. तो जब स्टिग्मा के अंदर pollen tube ग्रो कर रहा होगा उसी टाइम पे ये जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमेट्स बना लेगी। इन प्लांट्स विच शेड pollen grain in the, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 3 सेल्ड स्टेज पे, 3 सेल्ड कंडीशन पे वो pollen को शेड करते हैं। pollen tubes उस टाइम पे pollen tubes जो होती है वो दो मेल गैमेट्स को शुरू से ही कैरी की रहती है। मैंने बताया था आपको कि 40% प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज पे एंथर से निकलते हैं। एंथर से 3 सेल स्टेज पे निकलते हैं। यहाँ पर 2 सेल है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो, ये हो गया वेजिटेटिव सेल और ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 भाग में बन जाता है। तो ये दोनों जो है ये 2 मेल गैमेट्स बना लेते हैं। जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमेट्स बना लेती है। इस कंडीशन पे जो पॉलन है वो एंथर से निकलता है 40% प्लांट्स में। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब बनेगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों मेल गैमेट उसी पॉलन ट्यूब के थ्रू आ जाएंगे ओवरी के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा था इस 2 सेल्ड स्टेज वाले में कि जब वो पॉलन ट्यूब एंटर करते थे, पॉलन ट्यूब बना लेते थे, तब उस टाइप पे जाके पॉलन ट्यूब के अंदर ही वो जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेती थी। After reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergy through the filiform apparatus. मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो कि ये रहा स्टिग्मा। इस पे बहुत सारे पॉलन्स जो है वो लैंड कर गए हैं। अब ये पॉलन क्या बना रहे हैं, पॉलन ट्यूब बना रहे हैं। इस तरह से पॉलन ट्यूब बना रहा है। अब ये पॉलन ट्यूब देखो, ये पॉलन ट्यूब पूरा अंदर तक पहुंच गया ओवरी के। ये ओवरी वॉल है, ये ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल के अंदर तक ये पॉलन ट्यूब पहुंच गया है। अब क्या करेगा ये, अब या तो ये चैलेंजर, ये माइक्रोपाइलर एंड है। मैंने बताया था आपको कि ओव्यूल के अंदर 2 एंड होता है, एक होता है माइक्रोपाइलर और दूसरा होता है चैलेंजर एंड। तो अब ये मेल गैमेट्स जो है वो कहां से एंटर करेंगे, वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एंटर करना इजी है। यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट है और हाइलम वाले रीजन में क्या होता है, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं। तो डायरेक्ट वो जाएंगे न्यूक्लियस से होते हुए और फिर ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले प्रेजेंट है सिनर्जिड प्रेजेंट है। सिनर्जिड ये फिलीफॉर्म अपैरेटस बना रहे थे, इस तरह की कुछ अपैरेटस बना रहे थे, कैल्शियम वाले कुछ अपैरेटस बना रहे थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब यहाँ से होते हुए ये ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर एग सेल, ये एग सेल पे जाके फर्टिलाइज हो जाएंगे। एक मेल गैमेट एग सेल पे जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, ये पहला डायग्राम जो है इसमें क्या हो रहा है कि ये है स्टिग्मा, ये पूरी स्टिग्मा है। इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट कर रहे हैं और इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से पतली पतली पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को फुल इलाज करके दिखाया गया कि किस तरह से स्टाइल में डिफरेंट पॉलन्स के पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहे हैं। इस डायग्राम में लास्ट व्यू दिखाया गया है एग अपैरेटस का। ये पूरा एग अपैरेटस है,
सिनर्जिड्स और एग सेल मिला के एग अपैरेटस बनता है। तो यहाँ से मेल गैमेट जो है वो फिलीफॉर्म अपैरेटस से होते हुए, सिनर्जिड से होते हुए वो डायरेक्टली जाके एग में फ्यूज कर जाएगा। फिर ये वाला डायग्राम जो है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू अ सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स वन इनटू द एग एंड अदर इनटू सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड है वो तो पूरी तरह से मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर दिया है, और यहाँ पर जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स मतलब मेल गैमेट को कहा गया है। तो एक मेल गैमेट जाके एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट जो है सेंट्रल सेल में जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है, वो उसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंट स्टडीज में ये पता चला है कि फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे जो प्रेजेंट होते हैं वो सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, और वो गाइड करते हैं कि पॉलन कहाँ से किधर से एंट्री करे और कैसे एग सेल तक पहुंचे। At these events, from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. तो pollen pistil interaction यहाँ तक होता है। स्टिग्मा पर जब pollen लैंड किया, फिर स्टिग्मा क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी कि pollen जो है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो उसके साथ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग्स करती रहती है ये डिसाइड करने के लिए कि राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है, वो उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर वो राइट टाइप का पॉलन होगा तो वो पॉलन फिर ग्रो करने लगेगा स्टिग्मा के ऊपर, और फिर ग्रो करके क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। इसी पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये जो मेल गैमेट होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू सिनर्जिड के अंदर जाकर फिर एग सेल के साथ जाकर फ्यूज कर जाते हैं। तो इस पूरे इंटरेक्शन को हमने कहा है pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. तो ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, इसमें पॉलन का रिकॉग्निशन, पहले पॉलन को पहचाना जाता है, उसके बाद पहचानने के बाद ये डिसाइड किया जाता है राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। अगर राइट टाइप का है तभी उसका प्रमोशन होगा, मतलब आगे जाकर एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, और अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसका उसी टाइम इनहिबिशन हो जाएगा, उसी टाइम उसे ग्रो करने से रोक दिया जाएगा। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction. तो अगर प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, जो प्लांट की डिफरेंट ब्रीड्स को पैदा करते हैं, जो डिफरेंट वेराइटीज बनाते हैं, तो अगर उनको इस बारे में पता होगा pollen pistil interaction के बारे में, तभी वो इसको चेंज करके कुछ नई स्पीशीज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंगो और पपाया का अगर पॉलन, मैंगो का पॉलन और पपाया का एग सेल अगर फ्यूज कर गया तो वो कुछ अलग ही बन जाएगा। इस तरह से अलग स्पीशीज को फॉर्म कर सकते हैं अगर वो एक बार इसके बारे में उनके पास नॉलेज होगी कि pollen pistil interaction क्या होता है, तभी वो कर सकते हैं। इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड वेट, यहाँ तक कि जो इनकम्पैटिबल हैं, जो नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, जो रॉन्ग टाइप के पॉलन है, उनको भी कुछ मैनिपुलेशन करा के, हो सकता है कोई केमिकल्स डाल के वो उसके साथ फ्यूज करा दे, और इस तरह से हमें हाइब्रिड प्लांट्स मिल जाएंगे, कुछ डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट्स मिल सकते हैं। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from, फिर आप pollen germination देख सकते हो, किसी प्लांट का pollen ले लो और उसको ग्लास साइड पे रखो और शुगर सोल्यूशन डाल के about 10% उसको देखो माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये तो एक्टिविटी हो गई। अब एक जो ब्रीडर होता है उसको इस बात में इंटरेस्ट होता है कि कैसे वो डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस करा के, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में फर्टिलाइजेशन करा के, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके, जो उसे कैरेक्टर्स चाहिए वो कंबाइन करके। अब अगर मान लो कि मैंगो और पपाया का कराना है फ्यूजन, तो उससे क्या हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स को वो माइंड में लेके चल सकता है एक प्लांट ब्रीडर। पहले तो ये सोचेगा पपाया में इतने सारे जो सीड्स होते हैं, तो क्यों ना वो एक ही सीड हो, तो इससे हमें निकालने में उसको ईजी हो जाए। दूसरा ये होगा कि वो चाहेगा कि पपाया भी मैंगो की तरह कुछ स्वीट सा हो, इसी तरह पपाया के भी कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स वो मैंगो में चाहेगा। तो इस तरह के जब डिजायरेबल कैरेक्टर्स उसको चाहिए होंगे तो इस क्रॉसिंग करा के डिजायरेबल कैरेक्टर्स वो ला सकता है। और जब हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स किसी वैरायटी में मिल जाते हैं
जो हमें चाहिए होते हैं, तो ऐसी वैरायटी को हम कमर्शियली क्या कहते हैं, सुपीरियर वैरायटी। ऐसी वैरायटी को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वैरायटी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन के बारे में, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हम डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस करा के डिजायरेबल कैरेक्टर्स पा सकते हैं पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन को पॉलन पेस्टिंग मैनिपुलेट करके। तो इस तरह से सुपीरियर वैरायटी पा सकते हैं हम। अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे आपको ऐसे ही कंटेंट और देखने को मिले। बात है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। इस क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स में ये इम्पोर्टेंट होता है टू मेक श्योर द ओनली डिजायर्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये मेक श्योर करते हैं, हम ये कंफर्म करते हैं कि कोई डिजायर्ड पॉलन जिस ऐसे प्लांट का जो अच्छा प्लांट हो, जो जिसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हो, वही पॉलन जाके पॉलिनेशन करे फीमेल का। अनडिजायरेबल पॉलन चला गया तो क्या होगा, जो प्रोजेनी होगी या जो जनरेशन होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो इसीलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई डिजायरेबल पॉलन जो हो वही जाकर स्टिग्मा पर लैंड करे, फीमेल प्लांट के या फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करे और उसी से पॉलिनेशन हो जाए। स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे अनवांटेड पॉलन से वो स्टिग्मा को बचाता है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इमैस्कुलेशन, दो टेक्निक्स का यूज करके, जो है इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक का यूज करके हम जो स्टिग्मा है उस पे हम अनवांटेड पॉलन को ग्रो कराने से रोक सकते हैं, अनवांटेड अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स के को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर जो फीमेल पेरेंट होगा, अगर जो फीमेल प्लांट होगी वो अगर बियर करेगी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्लांट मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एंथर करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। क्या होगा कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होंगे और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होंगे, तो आपके इस केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही पॉलन जाके इसी स्टिग्मा पर लैंड करे और फर्टिलाइजेशन करा दे। तो इसी प्रोसेस से हमें बचना है, हमें अनडिजायरेबल पॉलन नहीं चाहिए, हमें डिजायरेबल पॉलन चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस एंथर को हम पहले ही रिमूव कर लेंगे, इसके मैच्योर होने से पहले ही हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो इस टेक्निक को हम कहेंगे इमैस्कुलेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो एंथर है उसे मैच्योर होने से पहले ही रिमूव कर लेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, फोर्सेप्स से उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इमैस्कुलेशन। इससे क्या होगा कि ये जो स्टिग्मा है इस पे जो ये वाला पॉलन है, जो अनडिजायरेबल पॉलन है, वो आके नहीं फर्टिलाइज नहीं करा पाएगा। अब मान लो हमने इमैस्कुलेशन तो करा दी, लेकिन अभी भी स्टिग्मा पे कोई और दूसरा जो अनडिजायरेबल पॉलन है किसी और प्लांट का या किसी और फ्लावर का, वो भी तो आकर लैंड कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए इसके मैच्योर होने से पहले, स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले हम उसको बैगिंग कर देंगे, उसके ऊपर बैग लगा देंगे, पॉलीथीन बैग लगा देंगे, जिससे कोई और पॉलन आके उसको फर्टिलाइज ना करा पाए, उसके एग को फर्टिलाइज ना करा पाए और हमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर ना मिले। अब जब डिजायरेबल पॉलन होगा हमारे पास और ये स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो जाएगी, रिसेप्टिव हो जाएगी, उस केस में हम क्या करेंगे कि जो डिजायरेबल पॉलन हमारे पास है, डिजायरेबल वैरायटी का पॉलन है, उसको हम लाकर बैग को हटाकर इस स्टिग्मा के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। तो इससे क्या होगा कि वही डिजायरेबल पॉलन वाला जो मेल गैमीट होगा वो जाकर स्टिग्मा के अंदर जाकर वो वही एग के साथ फ्यूज करेगा और हमें डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट मिल जाएगा। और एक बार जब हमने स्प्रिंकल कर दिया, उसके बाद भी तो अनडिजायरेबल प्लांट के जो पॉलन्स है वो आकर बैठ सकते हैं। तो इसको हम फिर से स्प्रिंकल करने के तुरंत बाद फिर से बैगिंग कर देंगे। तो इससे पूरी तरह से 100% श्योर हो जाएगा कि हमें बस डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट ही मिले, सिर्फ तभी हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगी।
तो इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होता है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें जो अनडिजायरेबल पॉलन है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो अनडिजायरेबल पॉलन है, मतलब इसी फ्लावर का जो एंथर है उससे निकला हुआ जो पॉलन है वो जाकर इस स्टिग्मा पर लैंड करके और इसके एग को फर्टिलाइज करा दें। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम इस एंथर को मैच्योर होने से पहले ही हटा देते हैं। तो इसको निकाल देते हैं फोर्सेप्स की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। और ये जब स्टिग्मा पे और बाहर का कोई पॉलन भी आकर ना इसको फर्टिलाइज करा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस स्टिग्मा को मैच्योर होने से पहले इसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगा देंगे या बैगिंग कर देंगे। अब जब हमें वो डिजायरेबल कैरेक्टर का पॉलन जो होगा वो मिल जाएगा, तो हम और स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाएगी, पॉलन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस बैग को निकाल के ये जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला पॉलन होगा उसको इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और स्प्रिंकल करते ही तुरंत से फिर बैग लगा देंगे ताकि कोई और अनडिजायरेबल कैरेक्टर वाला पॉलन आके फिर से ना गिर जाए इस पे। तो इस प्रोसेस से हमें ये श्योर हो गया कि हमें जो मिल रहा है वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट ही मिल रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक और हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट जो डिजायरेबल कैरेक्टर हमें चाहिए वो ही मिल रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। ऐसा फीमेल प्लांट जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बियर करता है उसमें हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं फ्लावर के बड में ही, फ्लावर को खोलने से फ्लावर के बड में ही, इससे पहले कि एंथर डिहाइस हो, इससे पहले कि एंथर फटे और वहां से पॉलन ग्रेन निकले, उससे पहले ही मैच्योर होने से पहले ही हम उसको रिमूव कर देते हैं एंथर को। किससे रिमूव करते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेप्स से। फोर्सेप्स से रिमूव करते हैं। इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है फोर्सेप्स, ऐसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, उससे हम रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को फिर उसके बाद हम बैग से कवर कर देते हैं, सूटेबल साइज जो भी फ्लावर के साइज का बैग होगा उससे हम कवर कर लेंगे। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जनरली वो बटर पेपर का बना होता है वो जो बैग होता है, बैगिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या होगा कि वो स्टिग्मा जो है वो दूसरे अनवांटेड पॉलन आकर उसको कंटेमिनेट नहीं कर पाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बैगिंग। जब स्टिग्मा बैग फ्लावर की रिसेप्टिव हो जाएगी, मतलब वो तैयार हो जाएगी पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन को जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन है उसको एंथर से कलेक्ट करके मेल पैरेंट के और उसके ऊपर डस्टेड कर देते हैं, स्टिग्मा के ऊपर छिड़क देते हैं। और फिर फ्लावर को फिर से रीबैगिंग कर देते हैं और फ्रूट को डेवलप होने देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट होता है उसको डेवलप होने देते हैं। तो इस तरह से हमें डिजायरेबल कैरेक्टर वाला फ्रूट मिल जाता है या डिजायरेबल कैरेक्टर वाला सीड फॉर्म हो जाता है। If the female parent produces unisexual flower, तो ये तो bisexual flower प्रोड्यूस, अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है तो उस केस में है। अगर वो फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है तब क्या होता है, तो कोई भी नीड नहीं होती है इमैस्कुलेशन की। जब जो फ्लावर है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट है, मेल तो प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है इमैस्कुलेशन कराने की, तब हम डायरेक्ट सीधे सीधे बैगिंग कर देते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि क्यों नहीं हम तब भी बैगिंग कर रहे थे बाइसेक्सुअल के केस में। बाइसेक्सुअल के केस में हम इमैस्कुलेशन करके बैगिंग कर रहे थे क्योंकि थोड़े बहुत चांसेस होंगे, अगर मान लो एंथर डिहाइस हो गया, एंथर फट गया, तो यहाँ पॉलन ग्रेन गिर गए, तो बैगिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन पहुंचने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम चांस ना लेते हुए पहले इमैस्कुलेशन करते हैं तब बैगिंग करते हैं। The female flower buds are bagged before, तो फ्लावर के ओपन होने से पहले ही फीमेल फ्लावर की जो बड होती है उसमें बैगिंग कर दी जाती है। When the stigma become receptive, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो pollination is carried out using the desired pollen। फिर वही प्रोसेस रिपीट की जाती है। स्टिग्मा एक बार रिसेप्टिव हो गया तो बैग को हटाकर फिर उसको डिजायरेबल पॉलन से डस्ट कर दिया स्टिग्मा के ऊपर और फिर फ्लावर को फिर से रीबैग कर दिया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो आपको समझ में आ गया इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होती है। अगर अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको फिर से बता दूंगी। फिर डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
फर्टिलाइजेशन की पूरी पूरी प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होता है कि जब जो पॉलन होता है उसमें दो तरह की सेल पाई जाती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होती है, इसी स्टेज पे जो पॉलन होता है वो एंथर से बाहर निकलता है और इसी स्टेज पे वो आकर कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर ये लैंड कर गया पॉलन। अब यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया पॉलन, फिर ये यहाँ पे ग्रो करने लगा। अगर पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन होगा, अगर स्टिग्मा को लगेगा कि ये पॉलन राइट टाइप का है तो वो उसको अलाउ करेगी ग्रो करने के लिए। फिर ये ग्रो करेगा तो पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब में ही जाके ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बना लेती है, दो मेल गैमेट्स बना लेती है। अब ये मेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओव्यूल के अंदर पहुंचेंगे, एक्स सेल, और ये हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। तो 1 2 3 सेल यहाँ होंगी, 3 सेल यहाँ पे होंगी। ये तीनों सेल को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये किधर प्रेजेंट होंगी, चैलेंजल एंड पे। और ये जो एक्स सेल होगा ये किधर प्रेजेंट होगा, सिनर्जिड्स किधर प्रेजेंट होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे। सिनर्जिड और एक्स सेल को मिला के हम क्या कहते हैं, एग अपैरेटस। और यहाँ पे बीच में सेंट्रल सेल जो होगी उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ये दोनों क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है कि जो मेल गैमेट आता है वो कहाँ से एंटर करता है, वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। तो एक मेल गैमेट जाके यहाँ पे एग से फ्यूज कर लेगा। तो मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा। तो इससे क्या बनाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट। अब ये जो मेल गैमेट था वो हैप्लॉइड था, एग भी हैप्लॉइड था। तो यहाँ पे जाइगोट क्या वो बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई तो n+n है, दो न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, मेल गैमेट n है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म अभी एम्ब्रियो को बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करेगा, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। तो एंडोस्पर्म कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो प्लांट्स में ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी इवेंट्स, अब इसी को हम पढ़ लेते हैं एक बार। After entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes को रिलीज करता है साइटोप्लाज्म में, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जो टू मेल गैमेट्स को कौन एंटर कर रिलीज करता है, पॉलन ट्यूब। तो इसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एक्स सेल की तरफ चला जाएगा और फ्यूज कर जाएगा उसके न्यूक्लियस से। तो इस तरह से सिनगैमी हो जाएगी। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसका नाम है जाइगोट। तो मैंने बताया था आपको मेल गैमेट जो है वो एक्स सेल के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम गैमेट कहते हैं। तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में लोकेटेड है उनके साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है, पहले इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये जो फ्यूजन हो गया वो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का हो गया। एक न्यूक्लियस किसका था, मेल गैमेट का था, और दूसरा और तीसरा न्यूक्लियस किसके हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। सेंट्रल सेल में जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन दोनों की बात हो रही है, पोलर न्यूक्लियाई की। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। Since two types of fusion, syngamy and triple fusion takes place in the embryo sac, तो इस तरह से दो तरह का फ्यूजन हो रहा है। एक फ्यूजन मेल गैमेट्स के साथ जो हो रहा है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करा रहा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का, और जो दूसरा फ्यूजन हो रहा है वो दूसरे मेल गैमेट के साथ जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो मेल गैमेट का दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स का। सेंट्रल सेल जो होती है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है कौन बनाता है, मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई मिलके। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरी सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। सेंट्रल सेल क्या बना लेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेगी,
और यही फिर बाद में जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा, बाद में जाके एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये एक फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो सिनर्जिड्स थे, ये एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर ये सिनर्जिड डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये जाइगोट बन गया। ये जो एग था वो एक मेल गैमेट के साथ मिलके फिर उसके बाद जाइगोट बना लिया। ये है प्राइमरी एंडोस, ये सेंट्रल सेल थी जो बाद में जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना ली। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई थी जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके पेन बना लिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये एंटीपोडल सेल्स जो होती है वो भी बाद में जाके डीजनरेट हो जाती हैं। यही जाइगोट है। इसमें बाद में जाकर डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत सारी सेल्स के साथ ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे 3 तरह के एम्ब्रियो दिखाए गए हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो के बारे में जब पढ़ेंगे तब इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। पढ़ा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, किस तरह मेल गैमेट बनते हैं और किस तरह फीमेल गैमेट बनते हैं, वो पूरी प्रोसेस है। पॉलन का कैसे फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जिसमें बना रहा है 2 गैमेट्स और 2 गैमेट्स जाके एग के साथ फ्यूज कर रहे हैं, वो पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एम्ब्रियो सैक में या ओव्यूल में चेंजेस आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसे हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। जो भी इवेंट्स होती है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो तो बन गया, अब इनका डेवलपमेंट होगा और ओव्यूल का मैच्योरेशन होगा। ओव्यूल मैच्योर होगी क्या बना लेगा, सीड। और ओवरी मैच्योर होगी, फ्रूट बना लेगी। इसी सब इवेंट्स को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आते हैं, पहली बात तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे एम्ब्रियो के बनने के और एंडोस्पर्म के बनने के, ये दोनों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। उसके बाद जो ओव्यूल जो होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सीड में और ओवरी जो होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रूट में। तो ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। तो अभी अब पढ़ते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, तो मैंने बताया था आपको जो पोलर न्यूक्लियाई है वो दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देते हैं और जो सेंट्रल सेल होती है वो अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एंडोस्पर्म पहले बनता है एम्ब्रियो से, क्योंकि एंडोस्पर्म का क्या मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इसीलिए एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के बनने से पहले बनता है। तो द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडली। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी इसमें रैपिड डिवीजन होगा, एक के बाद ये एक डिवाइड कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी और उसके बाद एक बना लेगी फॉर्म है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। उसके बाद ये एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगी। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद, और इस टिश्यू में क्या भरा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि इसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना है तो इसलिए इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल भरा होगा और इसीलिए इसको न्यूट्रिशन आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए इसलिए इसका यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। जो सबसे कॉमन है, वो अलग अलग तरह का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि जो पैन बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, इसमें ही बहुत सारे, उसके बाद फिर से डिवीजन होगी और बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा। इन न्यूक्लियस के आसपास सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए इनको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा गया है। तो ऐसे बहुत सा एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। This stage of endosperm development is called pre-nuclear endosperm। इसीलिए इसको pre-nuclear endosperm कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है लेकिन सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, पर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होता जा रहा है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular। अब एक प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है कोकोनट वाटर। कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब इस न्यूक्लियस के आसपास सेल का बनना शुरू होगा।
तो ये न्यूक्लियस थी, इसके आसपास ऐसे सेल का बनना शुरू होगा, दूसरे न्यूक्लियस के आसपास भी सेल बनेगा। अब सेल का बनना शुरू हुआ, तो सब्सिक्वेंटली सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और फिर एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोकोनट में जो अंदर का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो जो कच्चा नारियल होता है, जो फ्रेश कोकोनट होता है, उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, वो एग्जांपल है सेलुलर एंडोस्पर्म का। जैसे 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 वो नारियल जो पुराना होता जाता है, या तो वो जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वो वाटर कम हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बाय बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। तो कितने फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे सेलुलराइजेशन के पहले, सेल्स के बनने के पहले, ये अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट में। कोकोनट कोकोनट वाटर, जैसे कि कोकोनट वाटर जो है, जो फॉर्म टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से बना होता है, और ये इसके सराउंडिंग जो व्हाइट कर्नल होता है, जो व्हाइट कलर का टेंडर कोकोनट होता है अंदर, जिसको हम खाते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से यूज कर लिए जाते हैं एम्ब्रियो से, क्योंकि एम्ब्रियो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है एंडोस्पर्म से, तो कभी कभी वो एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से खत्म कर देता है, पूरी तरह से उसको यूज कर लेता है। तो इसके एग्जाम्पल है पी को ग्राउंडनट एंड बीन्स। पी और ग्राउंडनट और बीन्स में ऐसा होता है कि पूरी तरह से वो एम्ब्रियो जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। इसको आप पबजी से याद रख सकते हो, पबजी पबजी, पी ग्राउंडनट और बीन्स, पी इस तरह से लिख लो पबजी, पी बीन्स और ग्राउंडनट, पी बीन्स और ग्राउंडनट, इन सब में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। पबजी खा लिया यानी कि एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया, पबजी खा लिया, ये लाइन याद रखो तो आपको याद हो जाएगा कि पी और बीन्स और ग्राउंडनट में पूरी तरह से एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। बिफोर सीड मैचुरेशन, सीड मैचुरेशन से पहले ही पूरी तरह से एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, और कभी कभी मैच्योर सीड में बाकी भी रह जाता है एंडोस्पर्म, उसको पूरी तरह से वो खत्म नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट। कैस्टर और कोकोनट, कोकोनट का एग्जांपल तो आपको वैसे भी याद रहेगा कि मैंने बताया कि सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है वो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं, तो वो जब नारियल पूरी तरह से बन गया तब भी तो वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो भी प्रेजेंट होता है नारियल के बनने के बाद भी। तो ये एग्जांपल है परसिस्टेंट। इस तरह के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। जो परसिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं परसिस्टेंट, और जो खा लिए होते हैं उनको हम नॉन परसिस्टेंट कहते हैं। नॉन परसिस्टेंट के एग्जांपल क्या है, पबजी 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 जो गेम खेलते हो आप लोग, तो अब तो खैर बैन हो गया है। तो पबजी, पी बीन्स और ग्राउंडनट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, यहाँ तक हमने डिस्कस किया एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। पहले उसमें कुछ एंडोस्पर्म में, जो मेजॉरिटी ऑफ द एंडोस्पर्म में क्या होता है कि पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का बना होता है कोकोनट में, और फिर उसका सेलुलराइजेशन हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके आसपास, तो इस तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। कुछ एंडोस्पर्म में जो एम्ब्रियो जो होता है वो पूरी तरह से यूज कर लेता है एंडोस्पर्म को सीड के मैच्योर होने से पहले ही, और कुछ में परसिस्ट करते हैं मैच्योर सीड होने के बाद भी रह जाते हैं एंडोस्पर्म। ऐसे का एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट। सी से आप याद कर लो कैस्टर और कोकोनट। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो होता है ये माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड पे क्यों डेवलपमेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही माइक्रोपाइलर एंड पे हुआ है। एक्सेल जो था वो माइक्रोपाइलर एंड पे ही प्रेजेंट था, तो पहला मेल गैमेट जाके एक्सेल के साथ वहीं माइक्रोपाइलर एंड पे ही फ्यूज करके वहीं पे जाइगोट का बनाता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है। वेयर द जाइगोट, जहाँ पे जाइगोट था। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो मैंने बताया था कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन लेना है एंडोस्पर्म से, तो मोस्ट ऑफ द जाइगोट तभी डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं एक बार जब
एंडोस्पर्म कुछ हद तक बन जाए, जिससे उन्हें कंज्यूम करने के लिए कुछ हो। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अज्योर्ड, जिससे कि अज्योर्ड न्यूट्रिशन मिले। अगर एंडोस्पर्म नहीं डेवलप हुआ होगा और जायगोट पहले ही डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि जायगोट पहले बन जाए और फिर उसे न्यूट्रिशन ही ना मिले, तो जायगोट जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए न्यूट्रिशन को अज्योर करने के लिए पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocot and dicot. यहाँ पर ये कहा गया है कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के सीड जो है वो अलग अलग होते हैं। मोनोकॉट के सीड में एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, डाइकॉट के सीड में दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, दो कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं, तो ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पे कॉटिलेडन दो हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो जो है वो ग्रास एम्ब्रियो है, मतलब ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पे कॉटिलेडन होता है जिसको हम स्कुटेलम बोलते हैं, स्कुटेलम। तो यहाँ पर कॉटिलेडन्स तो अलग है मोनोकॉट और डाइकॉट में, लेकिन क्या होता है कि कॉटिलेडन्स अलग होने के बाद भी जो यहाँ पर जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोजनी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन की स्टेज होती है, वो लगभग अर्ली स्टेजेस, जो पहले की स्टेजेस होती है वो सिमिलर होती है मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी। The zygote give rise to proembryo and subsequently to globular heart shape and mature embryo. तो zygote यहाँ पर देखो, पहले ये जाइगोट था, इसमें डिवीजन हुआ तो ये दो सेल बना लिया। एक न्यूक्लियस थी, एक सेल था, दो न्यूक्लियस और दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद इसी को हम कहेंगे प्रो एम्ब्रियो, इसको हम कहेंगे प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। फिर उसके बाद कैसा एम्ब्रियो बनेगा? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ग्लोब की तरह है ना, गोल सा एम्ब्रियो है का फॉर्मेशन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब की तरह है ना, गोल सा एम्ब्रियो है, ये ग्लोब की तरह है, तो इसलिए इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहेंगे। फिर उसके बाद कैसा बनेगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो, इस तरह से हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर ये जो सेल्स की लाइन है इसको हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं, क्योंकि ये कॉटिलेडन्स है और ये एम्ब्रियो है, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। और इसके बाद बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये जो लाइन है सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर क्या लाइन ऑफ सेल्स है? सस्पेंसर है। ये सस्पेंसर क्या करते हैं? इस एम्ब्रियो को कॉटिलेडन से जोड़ के रखते हैं। लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज हाइपोकोटाइल that terminates at its lower end is the radical or root tip। तो लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होगी? रेडिकल प्रेजेंट होगा या रूट टिप प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल प्लूमेल को फॉर्मेशन करेगा और प्लूमेल शूट टिप बनाएगी। कॉटिलेडन के लेवल से नीचे, कॉटिलेडन के लेवल से नीचे हाइपोकोटाइल है और हाइपोकोटाइल रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल रूट बनाएगी। और रूट किससे प्रोटेक्टेड, रेडिकल किससे प्रोटेक्टेड होता है? तो रूट कैप से प्रोटेक्टेड होता है ये रेडिकल। अब यहाँ पर देखो, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट्स पॉजेस ओनली वन कॉटिलेडन, सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट के एम्ब्रियो के पास। ग्रास फैमिली जो है एक मोनोकॉट फैमिली है, इसको हम और क्या कहते हैं? पोएसी। पोएसी, इसका पहले का नाम क्या था? ग्रामिनी। तो ये पोएसी फैमिली का जो ग्रास प्लांट होता है, इसका इसके एक ही कॉटिलेडन होता है जिसको हम स्कुटेलम कहते हैं। वो सिचुएटेड होता है टू वन साइड, लैटरल साइड, एक साइड में सिचुएटेड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। यहाँ पर देख लो, का कॉटिलेडन है, इसको हम कहते हैं स्कुटेलम, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे एक साइड पे प्रेजेंट होता है। ये है कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल जो होता है वो शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है कोलियोपेटाइल। और जो कोलियोराइजा होता है वो रूट एपेक्स को या रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल से शूट निकलता है और जो कोलियोराइजा है उससे रेडिकल या रूट निकलता है। रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करता है? यहाँ पर भी रूट क्या प्रोटेक्ट करता है। At the low
एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल। लोअर एंड पे क्या होता है, रेडिकल होता है और रूट कैप होता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड शीट पोलियोराइजा से प्रोटेक्टेड होता है। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. तो स्कूटेलम के अटैचमेंट वाले लेवल से ऊपर जो होता है वो होता है एपिकोटाइल होता है। जहां से स्कूटेलम अभी अटैच हुआ है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड few leaf from primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. एपिकोटाइल में ही शूट 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 एपेक्स होता है और यहाँ पर कि कुछ लीफ के प्राइमोरिया, लीफ का फॉर्मेशन होने से पहले लीफ के प्राइमोरिया बनते हैं, तो उसी को ये जो कोलियोपटाइल है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, उसी को एनक्लोज करके रखता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। और ये जो लीफ प्राइमोरिया है वो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर है। फोलियर मतलब कि लीफ वाला स्ट्रक्चर है। और ये जो एपिकोटाइल होता है वो उसके पास शूट एपेक्स है, शूट एपेक्स और कुछ फ्यू लीफ प्राइमोरिया है। शूट एपेक्स भी है और कुछ लीफ प्राइमोरिया, लीफ के बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लीफ प्राइमोरिया कहते हैं। तो शूट एपेक्स भी है और लीफ प्राइमोरिया भी है, जो किससे ढका हुआ है, एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से ढका हुआ है। उस फोलियर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोलियोपटाइल। फोलियर स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसमें या लीफ या वाले पार्ट्स बनते हैं, उसको फोलियर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। आज आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पहले पढ़ा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें पॉलन और पिस्टल के बीच का इंट्रैक्शन बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो पिस्टल होती है वो डिसाइड करती है कि पॉलन जो है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसको रिजेक्ट कर देती है और राइट टाइप को जो है उसको ग्रो करने लग देती है। पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब में से मेल गैमेट निकल करके फर्टिलाइजेशन कराते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा हमने कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है और एंडोस्पर्म कैसे बनता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। और हमने हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स पढ़ी थी जिसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग पढ़ा था। इमैस्कुलेशन में एंथर को निकाल देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में से और बाकी के फ्लावर को हम बैग कर देते हैं, फिर बाद में उस बैग को हटा के डिजायर्ड पॉलन डाल के स्प्रिंकल करके फिर से बैगिंग कर देते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, बस और बस बैगिंग होती है, तो इससे हमें डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट मिल जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा एंडोस्पर्म के बारे में कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, वो पहले एम्ब्रियोस के बनने से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो पहले उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद उसमें सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सेलुलराइजेशन हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कोकोनट में हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने पढ़ा था कि परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वो एंडोस्पर्म होते हैं जो सीड के मेच्योर होने के बाद भी रह जाते हैं, उन्हें हम परसिस्टेंट एंडोस्पर्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट, डबल सी। और जो नॉन परसिस्टेंट होते हैं वो जो होते हैं वो सीड के मेच्योर होने के बाद नहीं बचते हैं, वो पूरी तरह से यूज हो जाता है, खा लिए जाते हैं। जैसे पबजी खा लो, मैंने बोला था। पी में पी से क्या था, पी। बी से क्या था, बीन्स। और जी से था ग्राउंडनट। तो ये नॉन परसिस्टेंट एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था कि एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म के बनने के बाद बनता है और उस जब तक एंडोस्पर्म के बनने की कुछ प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जाइगोट का डिवीजन शुरू होता है एम्ब्रियो बनने के लिए। पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही जो पहले की स्टेजेस होती है वो सेम होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो डिफर करता है। डाइकॉट में जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें रेडिकल और प्ल्यूम्यूल होता है। जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा भी होता है और एक स्ट्रक्चर एपिकोटाइल भी प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो का एग्जांपल है ग्रासस फैमिली। तो ये हमने पढ़ा था इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सीड पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम उस लेक्चर में इस लेसन को खत्म कर देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। The zygote give rise to
pro embryo and subsequently to globular heart shape and mature embryo. तो the zygote